नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरबी मांडे एकेडमी पर। मैं राम भजन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल का दूसरा नाम रोजनामचा है, तो हम पढ़ेंगे जर्नल, यानी कि जर्नल क्या चीज़ है। देखो, कॉमर्स वाले बच्चे तो मैक्सिमम इसके बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं और 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए वो ये सोचते हैं कि अकाउंटेंसी यानी कि लेखाशास्त्र के अंदर जो एंट्रियाँ की जाती है, जैसे आपने सुना होगा कभी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इसके अलावा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इस प्रकार से आपने कई प्रकार की एंट्रियाँ सुनी होगी। तो वो जो एंट्रियाँ आप सुनते हो वो कैसे की जाती है, वो हम जर्नल के द्वारा सीख पाएंगे। यानी कि जर्नल में एंट्रियाँ की जाती है, यानी कि जो बिज़नेस के अंदर जो लेन देन होते हैं उनकी हम करते हैं एंट्री, और वो एंट्री हम करते हैं जर्नल के अंदर। तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि जर्नल क्या चीज़ है और जर्नल का जो परफॉर्मा होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम होते हैं, उनका क्या महत्व है और जर्नल क्या चीज़ है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जर्नल के बाद में जो भी चैप्टर आएंगे हमारी अकाउंटेंसी के अंदर, जैसे सब्सिडरी बुक्स आएगा अगला, और इसके बाद में जो भी चैप्टर आएंगे वो सारे के सारे लिंक में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन सब का आधार है जर्नल। यानी कि जर्नल अगर आप सीखे तो मान के चलिए कि आप अकाउंटेंसी के, ये मान के चलो आप विद्वान बन जाएंगे। जर्नल के बिना अकाउंटेंसी निराधार है, अकाउंटेंसी आप सीख नहीं पाएंगे। तो जर्नल के बाद में फिर अगला चैप्टर आता है सहायक भैया। सहायक भैया अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब आप जर्नल का उपविभाजन करोगे तो उसको हम बोल देते हैं सहायक भैया। और सहायक भैया पढ़ने के बाद में अगला चैप्टर आता है खाता बही, और खाता बही के अंदर हम करते हैं खतौनी। जो खाता बही के अंदर जो खतौनी की जाती है वो जर्नल के आधार पर की जाती है, और खाता बही में जो खतौनी की जाती है उसकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम तैयार करते हैं तलपट, और तलपट के आधार पर फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, यानी कि अंतिम लेखे। अंतिम लेखे हमारे तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर हम समायोजन प्रविष्टियाँ करते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज। तो ये जो मैंने अब चैप्टर के नाम बोले, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब का आधार है जर्नल। इसलिए जर्नल आपको सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जर्नल की पूरी ABCD आपको आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ी बहुत भी अगर जर्नल का ज्ञान है तो भी आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से आप कुछ सीख के जाओगे। वीडियो अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं 2 बार देखिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वीडियो एक ही बार में आपके समझ में आ जाए। तो जर्नल के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगा जहाँ से हम ब्रॉड सेंस में समझेंगे कि जर्नल क्या चीज़ है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम वहाँ पर समझेंगे। ये देखो, ये डायग्राम है। तो मैं बता रहा हूँ साथियों आपको कि एक जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है। आप बताओ, बिज़नेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बिज़नेस का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अब उसको पता कैसे लगेगा कि उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुई, यानी कि वर्ष के अंत में जब बिजनेस वाला यानी कि बिजनेसमैन ये चेक करेगा कि उसके बिज़नेस के अंदर उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुई, तो उसको पता कैसे लगेगा बेटा। उसको पता तभी लगेगा जब उसने अपने बिज़नेस के अंदर साल भर जो भी लेन देन हुए हैं उन सब लेन देनों को उसने यदि व्यवस्थित रूप से डेट के अकॉर्डिंग और क्रमानुसार उसने कहीं लिखा होगा, तो वो अपना रिकॉर्ड देख लेगा लिखा हुआ, और उसके आधार पर वो पता लगा लेगा कि हमारे बिज़नेस में लाभ हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है। तो ये जो हम बिज़नेस के अंदर जो वित्तीय लेन देन होते हैं, जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, उन सब का जो हम रिकॉर्ड रखते हैं, जहाँ पर हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम वो चीज़ है जर्नल। यानी कि जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं कि बिजनेस के अंदर प्रतिदिन होने वाले जो भी लेन देन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से तिथि अनुसार और कर्मानुसार हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। यानी कि जर्नल एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी डायरी है जिसके अंदर हम बिजनेस के अंदर प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को व्यवस्थित रूप से तिथिवार और कर्मानुसार नोट करते हैं। उसके अंदर लिख देते हैं साहब, एंट्री फॉर्मेट में एंट्री कर देते हैं, और उसके बाद में फिर साल के अंत में हम इन रिकॉर्ड का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर लाभ हुआ या फिर घाटा हुआ। अब देखो, जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, वित्तीय व्यवहार आप सभी जानते हो, वित्तीय व्यवहार का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जो पैसों के बदले जो लेन देन होता है, यानी कि जिसके अंदर मुद्रा का मूल्य हो। जैसे आपने पैसे दिए, कोई चीज़ खरीदी, तो ये मौद्रिक लेन देन हो गया, ठीक है ना। तो बिजनेस के अंदर जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं, जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो
बिजनेस के अंदर जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं उनका लेखा हम दो प्रकार से करते हैं, यानी कि दो रूप में करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस के अंदर जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं उनका लेखा हम दो रूप में करते हैं, एक तो प्रारंभिक लेखे के रूप में और दूसरा अंतिम लेखे के रूप में। ठीक, अब प्रारंभिक लेखे के रूप में जब हम वित्तीय व्यवहारों का लेखा करते हैं तो वो लेखा हम कहाँ करते हैं? प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में। यानी कि वित्तीय व्यवहारों का जो प्रारंभिक लेखा हम करते हैं वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में करते हैं। और प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है दो, एक का नाम है जर्नल और दूसरे का नाम है सहायक भैया। जब हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में वित्तीय व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रविष्टि, यानी कि एंट्री। उसी प्रकार से मैं आपको अंतिम लेखा के बारे में बताऊं, यानी कि जो वित्तीय व्यवहार होते हैं उनका लेखा हम अंतिम लेखे के रूप में भी करते हैं। और अंतिम लेखा कहाँ किया जाता है? अंतिम लेखे की पुस्तक में। और अंतिम लेखे की पुस्तक सिर्फ एक है जिसका नाम है खाता बही, यानी कि लेजर। और खाता बही के अंदर जब हम वित्तीय व्यवहारों का अंतिम लेखा करते हैं उसको हम बोलते हैं खतौनी, यानी कि पोस्टिंग। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी कि प्रारंभिक लेखा क्या होता है और अंतिम लेखा क्या होता है, प्रारंभिक लेखा कहाँ किया जाता है, अंतिम लेखा कहाँ किया जाता है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कौन कौन सी है, अंतिम लेखे की पुस्तक कौन सी है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में जब हम वित्तीय व्यवहारों का लेखा करते हैं, यानी कि प्रारंभिक लेखा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रविष्टि। और अंतिम लेखे की पुस्तक जो कि खाता बही है उसके अंदर जब हम अंतिम लेखा करते हैं, यानी कि वित्तीय व्यवहारों का जब हम अंतिम लेखा करते हैं उसको हम बोलते हैं खतौनी, यानी कि पोस्टिंग। और आपको मैं एक खास बात बता देता हूँ कि ये जो खाता बही होती है, एक खाता बही के अंदर जो हम खतौनी करते हैं, जो पोस्टिंग करते हैं, वो किसके आधार पर करते हैं? वो करते हैं बेटा जर्नल के आधार पर, यानी कि जर्नल के आधार पर ये खाता बही में खतौनी की जाती है। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रारंभिक लेखे की पुस्तक तो आपने दो बता दी, एक तो जर्नल और एक सहायक भैया। ठीक, तो आप खाता बही में खतौनी जर्नल के बेस पे क्यों कर रहे हो, सहायक भैया के बेस पे क्यों नहीं हो पाती? देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि सहायक भैया अपने आप में कुछ भी नहीं है। यानी कि जर्नल का जब आप उप विभाजन करोगे उसी को हम सहायक भैया बोल देते हैं। इसलिए जो खाता बही में खतौनी की जाती है वो केवल जर्नल के बेस पर की जाती है। दूसरा सवाल आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है ये दो है, एक तो है जर्नल और दूसरी है सहायक भैया। तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक आपने दो बताई, लेकिन अंतिम लेखे की पुस्तक आपने एक बताई जिसका नाम खाता बही। तो आपने प्रारंभिक लेखे की पुस्तक दो क्यों बताई? देखो, अब इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। इसका मेन कारण ये है कि देखो, अगर व्यापारी छोटा है, यानी कि व्यापारी छोटे का मतलब ये नहीं कि उसकी हाइट छोटी है या फिर उसके पास पैसा कम है, ऐसा नहीं है। छोटा व्यापारी का मतलब है कि उसके बिजनेस के अंदर लेन देन कम होते हैं साहब, ज़्यादा लेन देन नहीं होते, इसलिए वो छोटा व्यापारी है। तो छोटा व्यापारी अपने बिजनेस के अंदर प्रतिदिन होने वाले जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए वो तैयार करेगा जर्नल, यानी कि उसके लिए जर्नल सफिशिएंट है, जर्नल से उसका काम हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी का मतलब है कि उसके बिजनेस के अंदर प्रतिदिन कई सारे लेन देन होते हैं, उसको हम बोलते हैं बड़ा व्यापारी। और बड़ा व्यापारी अपने व्यवसाय के अंदर जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं जो कि प्रतिदिन होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए वो तैयार करेगा सहायक भैया। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा व्यापारी तैयार करेगा जर्नल और बड़ा व्यापारी तैयार करेगा सहायक भैया। ठीक, और सहायक भैया 8 प्रकार की होती है। ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा सहायक भैया। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं जर्नल, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सहायक भैया, इसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं खाता बही। इस प्रकार से हमारे चैप्टर रहने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्नल, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे सहायक भैया, फिर हम पढ़ेंगे खाता बही। ठीक, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जर्नल का मैं आपको यही बता देता हूँ कि जर्नल क्या चीज़ है। देखो, जर्नल क्या है? व्यवसाय के अंदर जो प्रतिदिन जो वित्तीय व्यवहार होते हैं, जो वित्तीय लेन देन होते हैं, उनको हम व्यवस्थित रूप से तिथि अनुसार और कर्मानुसार जिस डायरी के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस पुस्तक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम बोलते हैं जर्नल। बात खत्म। ये चीज़ है जर्नल साहब। और जर्नल क्यों काम आती है मैंने आपको बता दिया कि अगर बिजनेस वाले को पता लगाना है कि हमारे बिजनेस के अंदर लाभ हुआ या फिर घाटा हुआ है तो वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि उसने रिकॉर्ड जो भी वित्तीय लेन देन हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखा या नहीं रखा। तो उसके बेस पे फिर वो वर्ष के अंत में पता लगा लेगा कि उसके बिजनेस के अंदर घाटा हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है। तो ये हमारे को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जर्नल, यानी कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जो कि दो है, एक तो जर्नल और एक सहायक बही। जर्नल छोटा व्यापारी रखता है और सहायक बही बड़ा व्यापारी रखता है। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर जो जर्नल शब्द है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? उसका हिंदी में मतलब होता है पंजी। क्या होता है? पंजी।
और जो जर्नल शब्द है यानी कि इंग्लिश में JOURNAL जर्नल बोलते हैं, तो ये JOURNAL यानी कि जर्नल, जो ये जर्नल शब्द है ये फ्रेंच भाषा के JOUR उससे बना है, और JOUR का मतलब है डायरी। ठीक, तो जर्नल जो शब्द है वो JOUR से बना है, और JOUR से क्या बना है? जर्नल। अब जर्नल का दूसरा नाम क्या है? रोजनामचा, यानी कि जर्नल को हम रोजनामचा भी बोलते हैं। रोजनामचा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है रोज और दूसरा है नामचा। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, और नामचा का मतलब होता है दर्ज करना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी बिजनेस के अंदर प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को जब व्यवस्थित रूप से तिथि अनुसार और कर्मानुसार जब आप उनको किसी डायरी के अंदर, किसी पुस्तक के अंदर जब आप रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्नल या रोजनामचा। अब हम हमारे जो PDF नोट्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जर्नल और रोजनामचा क्या चीज़ है, यानी कि जर्नल क्या चीज़ है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जर्नल या रोजनामचा। जर्नल को रोजनामचा भी बोल देते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या बोलती है? इसकी परिभाषा बोलती है कि प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को व्यवस्थित रूप से तिथिवार एवं कर्मानुसार जिस लेखा पुस्तक में लिखा जाता है उसे रोजनामचा या फिर जर्नल कहते हैं। देखो व्यवस्थित रूप का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित रूप का मतलब है कि जर्नल का एक फॉर्मेट होता है साहब, यानी कि व्यवस्थित रूप। ठीक है, उसको बोलते हैं जर्नल का फॉर्मेट। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया कि जो भी लेन देन होते हैं उनको आप व्यवस्थित रूप से लिखो। ठीक, व्यवस्थित रूप का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, और तिथिवार का मतलब होता है कि आप डेट के अकॉर्डिंग, जिस डेट को जो लेन देन हुआ है आप उसी डेट को उसका रिकॉर्ड तैयार कीजिए। और कर्मानुसार का मतलब है कि आप सीक्वेंस में चलिए कि 1 तारीख का लेगा 1 तारीख को, फिर उसके बाद में यदि कोई भी लेन देन 5 तारीख को हो रहा है तो 5 तारीख वाला लेन देन 5 तारीख को लिखो। फिर उसके बाद में अगला लेन देन यदि 10 तारीख को हो रहा है तो 10 तारीख वाला लेन देन 10 तारीख को ही लिखो। ऐसे आप क्रम के अनुसार लिखो, सीक्वेंस वाइज। ठीक, तो ये हमारी जर्नल की परिभाषा हो गई। अब जर्नल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है कि जर्नल के अन्य नाम क्या क्या है। तो इसके अंदर जो जर्नल के मेन है वो 3 अन्य नाम है, उसमें मैं बताऊं आपको। तो पहला है लेखा करने की प्रथम पुस्तक। लेखा करने की प्रथम पुस्तक। और लेखा करने की अंतिम पुस्तक कौन सी होती है अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका आंसर आएगा खाता बही। ठीक, तो जर्नल का पहला अन्य नाम है लेखा करने की प्रथम पुस्तक, दूसरा नाम है लेखा करने की प्रमुख पुस्तक, तीसरा नाम है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। अब मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तक होती है वो 2 होती है। एक तो होती है हमारी जर्नल और एक होती है सब्सिडरी बुक्स यानी कि सहायक बहियाँ। अब यहाँ पर नोट लगा के मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, जो मैंने आपको अभी बताया डायग्राम में, कि अंतिम लेखे की जो पुस्तक होती है वो होती है खाता बही यानी कि लेजर। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था के अंतर्गत जर्नल एवं सहायक बहियाँ तैयार की जाती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। ये जो लेखा प्रणालियाँ होती है ये अपने भारत के अंदर 3 है। दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, भारतीय लेखा प्रणाली। तो मैंने तीनों आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर ये बता रखा कि दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसको हम दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली की कई सारी अवस्थाएं होती है। तो उसकी प्रथम अवस्था जिसको हम प्रारंभिक लेखे बोलते हैं, तो इसकी प्रथम अवस्था के अंतर्गत हम जर्नल या सहायक बहियाँ तैयार करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोहरा लेखा प्रणाली की कौन सी अवस्था के अंतर्गत जर्नल या सहायक बहियाँ तैयार की जाती है। अगर कोई छोटा व्यापारी है जिनके व्यवहारों की संख्या कम होती है उनके लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रहेगी जर्नल, और यदि बड़ा व्यापारी है जिनके व्यवहारों की संख्या अधिक होती है उनके लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक रहेगी सहायक बहियाँ। जर्नल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी व्यवहार यानी कि लेन देन के किस पक्ष को डेबिट और किस पक्ष को क्रेडिट किया जाए। देखो ये आगे जब हम एंट्रियाँ करेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर ये बता रखा कि आप जर्नल के बेस पे ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस पक्ष को आप डेबिट करोगे और किस पक्ष को आप क्रेडिट करोगे। और ये भी मैंने आपको बताया कि खाता बही में जो खतौनी की जाती है वो जर्नल की मदद से की जाती है, यानी कि जर्नल की हेल्प से आप खाता बही में खतौनी कर सकते हो। जर्नल के लाभ, ये जर्नल के 3 लाभ है। पहला है खतौनी में सुविधा, सिद्धांतों को समझने में सहायक, और तीसरा है व्यवहारों का स्थायी लेखा। देखो खतौनी में सुविधा यानी कि प्रत्येक व्यापारी के लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक एवं अंतिम लेखे की पुस्तक रखना आवश्यक है। अब प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है 2, एक होती है जर्नल और दूसरी होती है सहायक बहियाँ। वहीं अंतिम लेखे की पुस्तक की मैं बात करूं तो वो होती है एक, जिसका नाम है खाता बही। ठीक, तो प्रत्येक व्यापारी के लिए प्रारंभिक लेखे की पुस्तक एवं अंतिम लेखे की पुस्तक रखना आवश्यक है, और जर्नल की मदद से अंतिम लेखे की पुस्तक जिसको हम खाता बही बोलते हैं उसमें खतौनी करने में सुविधा रहती है।
सिद्धांतों को समझने में सहायक कैसे? देखो, जर्नल में प्रत्येक लेन देन को इस प्रकार लिखा जाता है कि एक खाते में डेबिट और दूसरे खाते में क्रेडिट प्रविष्टि होती है। इससे डेबिट और क्रेडिट करने संबंधी दोहरा लेखा प्रणाली के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको समझने में सहायता मिलती है। और तीसरा, व्यवहारों का स्थायी लेखा। बट ऑब्वियस है, आप जर्नल के अंदर जब आप व्यवहारों को तिथिवार, क्रमानुसार और व्यवस्थित रूप में आप लिख रहे हो तो मान के चलिए कि व्यवहारों का जो लेखा है वो परमानेंट होगा, यानी कि स्थायी होगा। अब है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है, वो कौन से प्रलेख है जिनके आधार पर आप प्रविष्टियाँ करते हो, यानी कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके बिजनेस के अंदर लेन देन हुआ है, बताओ। अगर आपने कोई माल उधार बेच दिया तो हम कैसे माने कि आपने माल बेचा कि नहीं बेचा? बताओ क्या सबूत है आपके पास। तो बिज़नेस के अंदर जो भी लेन देन होते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट, उनका जो सबूत होता है वो कुछ डॉक्यूमेंट के बेस पर होता है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से प्रलेख है जिनके आधार पर हम प्रविष्टियाँ करते हैं, ठीक। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट है साहब 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के हैं। इनका मैं आपको विवरण बताऊं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। केस मीमो का मतलब क्या होता है? केस, यहाँ पर शब्द आ गया केस, यानी कि नकद। केस मीमो कब काम आता है? देखो, व्यवसाय के अंदर जब भी नकद में कोई लेन देन होता है तो उस टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है ये केस मीमो, यानी कि केस मीमो के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस के अंदर नकद में लेन देन हुआ है। अब मैं दूसरा पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा पहले बीजक यानी कि इनवॉइस के बारे में। देखो, पहला तो हमने पढ़ा केस, यानी कि अगर बिजनेस के अंदर अगर कोई भी नकद में लेन देन हुआ है तो उस टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है केस मीमो, यानी कि नकद लेन देन का जो प्रूफ होता है उसको हम बोलते हैं केस मीमो। लेकिन यदि बिजनेस के अंदर अगर कोई लेन देन उधार में हुआ है तो उसका सबूत होता है बीजक यानी कि इनवॉइस। और बीजक के अंदर पूरी डिटेल रहती है उस माल की, वो माल की मात्रा क्या थी, उसकी रेट क्या थी, उसके अंदर डिस्काउंट है या नहीं है, सारी डिटेल बीजक के अंदर रहती है। अब हम पढ़ते हैं रसीद। देखो, आपने उधार माल तो बेच दिया और आपके पास सबूत क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या तैयार करते हैं उधार माल बेचते समय? बीजक, ठीक। अब आपने जितने का उधार माल बेचा उसमें से अगर आपको कुछ रुपया आपको मिल जाता है नकद के रूप में तो आप फिर क्या देते हो? क्रेता को क्या देते हो? रसीद देते हो, यानी कि विक्रेता क्रेता को क्या देगा? रसीद, कि आपके इतने पैसे हमारे पास आ गए, तो उसकी रसीद काट कर विक्रेता क्रेता को दे देगा। अब है नाम पत्र और जमा पत्र। ये दोनों के बारे में मैं आपको डायरेक्ट एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, आपकी चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में देखो, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये तो है क्रेता और ये कौन है? विक्रेता। अब देखो, यानी कि विक्रेता ने क्या किया? क्रेता को माल बेचा, ठीक। विक्रेता ने क्रेता को माल बेच दिया। अब क्रेता को हो सकता है कि वो माल पसंद नहीं आया हो, तो क्रेता क्या करेगा कि विक्रेता को वापस उसका माल लौटा देगा, ठीक है। तो क्रेता जब विक्रेता को वापस माल लौटाएगा तो उस टाइम ये जो क्रेता होता है ना, ये तैयार करता है डेबिट नोट, यानी कि नाम पत्र। अब आपको पता लगे कि नाम पत्र कौन तैयार करता है? क्रेता, ठीक। यानी कि डेबिट नोट कौन तैयार करेगा? क्रेता। और कब तैयार करेगा? जब माल लौटाएगा उस टाइम, ठीक। और जब ये लौटाया गया माल जब विक्रेता के पास आ जाता है तो विक्रेता क्या करेगा कि क्रेडिट नोट तैयार करेगा और किसको देगा? क्रेता को, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जो डेबिट नोट होता है वो क्रेता तैयार करता है और जो क्रेडिट नोट होता है वो विक्रेता तैयार करता है। अब विक्रेता क्रेडिट नोट तैयार करके किसको बेचता है? क्रेता को। और क्रेता डेबिट नोट तैयार करके किसको बेचता है? विक्रेता को, ठीक। और ये क्रेता जो होता है वो डेबिट नोट कब तैयार करके बेचता है? जब क्रेता माल लौटाता है विक्रेता को वापस, तो उस टाइम लौटाए गए माल के साथ में वो डेबिट नोट भी भेजता है उसको। उसके अंदर पूरी डिटेल रहती है कि मैं आपका इतना माल लौटा रहा हूँ और उसके अंदर ये उसका कारण ये है लौटाने का, इसकी कीमत इतनी है, सारी डिटेल लौटाए गए माल की डेबिट नोट में रहती है। और जब वो लौटाया गया माल विक्रेता को वापस मिल जाता है तो उसके बाद में वो प्रूफ के तौर पर क्रेडिट नोट तैयार करता है और क्रेता को भेज देता है कि आपके द्वारा लौटाया गया माल मुझे प्राप्त हो गया साहब। तो ये हमारे 5 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बारे में यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है वो भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो, केस मीमो। केस मीमो क्या होता है? जब माल का नकद क्रय एवं विक्रय करते हैं तो जो रसीद क्रेता एवं विक्रेता द्वारा क्रम से ली व दी जाती है उसे केस मीमो कहते हैं। और इस रसीद में माल संबंधी विवरणों यथा मात्रा, दर, कुल राशि इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरा प्रलेख हमारे पास होता है रसीद। रसीद कब काम आती है? भुगतान प्राप्त करते समय विक्रेता द्वारा क्रेता को जो प्रलेख दिया जाता है उसे रसीद कहते हैं और यह 2 प्रतियों में तैयार की जाती है।
जो मूल प्रति होती है वो भुगतानकर्ता को दी जाती है, और जो दूसरी प्रति होती है जिसको हम डुप्लीकेट कॉपी या फिर कार्बन कॉपी कहते हैं, यह भुगतान प्राप्तकर्ता अपने पास रखता है। बीजक यानी कि इनवॉइस, जब विक्रेता द्वारा उधार माल बेचा जाता है, जब विक्रेता द्वारा उधार माल बेचा जाता है तो पूर्ण विवरण सहित जो प्रलेख क्रेता को दिया जाता है उसे बीजक कहते हैं। नामपत्र और जमापत्र, नामपत्र का मतलब क्या है? जब क्रेता द्वारा विक्रेता को माल लौटाया जाता है, जब क्रेता द्वारा विक्रेता को माल लौटाया जाता है तब यह पत्र प्रतिलिपि सहित तैयार किया जाता है और माल के साथ सप्लायर यानी कि विक्रेता को भिजवाया जाता है। पांचवा जमापत्र, जब क्रेता से माल वापस आता है तो विक्रेता जमापत्र बनाकर क्रेता को भिजवाता है। तो ये हमारे यहाँ तक ये चैप्टर हो गया। अब हम पढ़ेंगे खातों के प्रकार। देखो, इसके अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी व्यवसाय के अंदर जो वित्तीय लेन देन होते हैं, आप सभी जानते हो कि उसमें कम से कम 2 खाते प्रभावित होंगे। तो जो वित्तीय लेन देन होता है, पहले आप ये डिसाइड करोगे कि इस वित्तीय लेन देन से कौन कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। ठीक, तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। खातों के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि खातों की जानकारी जब आपको मिल जाती है तो उसके बाद में जो वित्तीय लेन देन होता है उसमें से आप ये डिसाइड कर लोगे कि इसमें से कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। और उसके बाद में आप जब आपको पता लग जाता है कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद में फिर आप जर्नल के नियम के अनुसार आप डेबिट और क्रेडिट करना सीख जाएंगे। और फिर अंत में आप क्या कर लोगे? एंट्री। और जब आप एंट्री करना सीख जाओगे तो फिर आप जर्नल बनाना भी सीख जाओगे। और उसके बाद में आगे वाली जो प्रोसेस है लेखा शास्त्र के अंदर, सहायक भैया, खाता बही, तलपट, अंतिम खाते, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। लेकिन आपको अब यहाँ पर समझना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखो, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण के आधार पर खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 5। और वैसे आपसे नॉर्मल पूछे कि खाते के प्रकार कितने होते हैं, वो तब आपको बताना पड़ेगा 3। अब जो लेखांकन समीकरण यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों की संख्या होती है 5। कौन कौन सी होती है वो डिटेल में हमने पढ़ी, ठीक है ना। अब ये जर्नल के अंदर जो खातों के प्रकार होते हैं वो बता रखे हैं बेटा 3, और 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के खाते हैं उसमें पहला खाता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वस्तुगत या फिर वास्तविक खाता, और तीसरा है अवस्तुगत या फिर अवास्तविक या फिर आय व्यय संबंधी खाता। ठीक, अब ये जो 2 खाते हैं, वस्तुगत खाता और अवस्तुगत खाता, ये दोनों जो खाते होते हैं इनको हम अव्यक्तिगत खाते भी बोल सकते हैं दोनों को। लेकिन इनके जो खाते के जो प्रकार है वो 3 है। पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये है। ये 3 प्रकार के खाते होते हैं। ठीक, अब इसके जो नाम है, हिंदी में कई प्रकार के नाम होते हैं, और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि जो ये लास्ट में जो है ना, ये अवस्तुगत खाते, अवास्तविक खाते या फिर आय व्यय संबंधी खाते, इनका इंग्लिश में एक ही नाम चलता है, नॉमिनल अकाउंट्स। आप इंग्लिश में एक ही नाम याद रखो, नॉमिनल अकाउंट्स, और इनका नाम होता है प्रॉपर्टी या फिर रियल अकाउंट्स। ठीक, और इधर होते हैं पर्सनल अकाउंट्स यानी कि व्यक्तिगत खाते। तो ये खाते 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। अब ये जो दोनों खाते हैं इनको दोनों को मिला के हम अव्यक्तिगत खाते भी बोल सकते हैं, यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब ये जो व्यक्तिगत खाते होते हैं इसको भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अब देखो, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्ति यानी कि जैसे आप और हम जिन्होंने जन्म लिया, जैसे राम, श्याम, मोहन जो भी है वो प्राकृतिक व्यक्ति है। तो इनका जो खाता होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। वहीं मैं बात करूँ कृत्रिम व्यक्तिगत खाते की, तो कृत्रिम व्यक्ति वो होते हैं जिनको इंसान ने बनाया, जैसे कोई कंपनी, फर्म, स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी चीज़ें हैं जिनको इंसान ने बनाया, यानी कि जिनको प्रकृति ने नहीं बनाया, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम खाते, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। और लास्ट में हमारा प्रतिनिधि अकाउंट। ठीक, प्रतिनिधि अकाउंट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। अब ये क्या होते हैं? देखो, ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि अकाउंट। तो ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत खाते। देखो,
वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब ये मैंने आपको अभी बताया था कि व्यक्ति प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है और प्रतिनिधि भी हो सकता है। जैसे मैं आपको प्राकृतिक व्यक्ति के एग्जाम्पल दूं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों के एग्जाम्पल दूं तो उसमें आएगा राम का खाता, मोहन का खाता, सुनीता का खाता। ये कौन से हो गए? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। वहीं मैं कृत्रिम व्यक्तिगत खातों की बात करूं तो इसमें आएगा विमल शूटिंग लिमिटेड खाता, राजस्थान विश्वविद्यालय खाता, जीवन बीमा निगम खाता, बैंक खाता। और मैं लास्ट में प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते की बात करूं तो उसके एग्जाम्पल है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट्स, आहरण खाता, बकाया मजदूरी खाता, उपार्जित ब्याज खाता, पूर्वोदत बीमा खाता। ये क्या है? ये है आपके प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। और यहाँ पर बता भी रखा कि व्यक्तिगत खातों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। ये तीनों की तीनों जो श्रेणियाँ हैं ये किसकी है? व्यक्तिगत खातों की। अब देखो जर्नल में लेखा करने का नियम, अब आप बिल्कुल इसको रट लो साहब, अच्छे से इसको याद कर लो। जर्नल में लेखा करने का नियम क्या है व्यक्तिगत खातों का? तो जर्नल में लेखा करने का नियम ये बोलता है कि साहब पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करो, पाने वाले जो व्यक्ति है उसके खाते को आप डेबिट कर दो और देने वाले व्यक्ति के खाते को आप क्या करो? क्रेडिट करो। ये आप अभी रट लो और जब मैं एंट्रियाँ करेंगे तब मैं आपको और समझा दूंगा, आपके बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगी चीज़ें। दूसरा हमारा खाता होता है वस्तुगत या फिर वास्तविक खाते यानी कि प्रॉपर्टी और रियल अकाउंट्स। देखो ये कैसे किससे संबंधित होते हैं? वे खाते जो किसी वस्तु या फिर संपत्ति से संबंधित होते हैं, यानी कि वे खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वस्तुगत या वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, प्राप्य बिल खाता, मशीनरी खाता, फर्नीचर खाता, भवन खाता इत्यादि। और वस्तुगत खाते या फिर वास्तविक खाते के अंतर्गत जो ये खाते जो किससे संबंधित होते हैं, ये होते हैं किसी वस्तु या फिर संपत्ति से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है मैंने, संपत्तियों के प्रकार। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया कि संपत्तियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी कि मूर्त और अमूर्त। अब मूर्त संपत्तियाँ क्या होती है, यानी कि टेंजिबल असेट्स क्या होती है? वो असेट्स जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो। जैसे एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी क्या है आपकी टेंजिबल असेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियाँ। वहीं मैं इंटेंजिबल असेट्स यानी कि अमूर्त संपत्तियों की बात करूं तो उसका मतलब होता है वो संपत्तियां जिनको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। इनके मैं एग्जांपल की बात करूं तो इनके एग्जांपल है काफ़ी फेमस है। जैसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे समस्त संपत्तियां जिन्हें देखा नहीं जा सकता और भौतिक रूप में विद्यमान नहीं होती, इनका केवल वित्तीय या फिर मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, ये क्या है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। और हमारा जो ये वस्तुगत खाता है इसका जर्नल में लेखा करने का नियम क्या है, ये भी आप अच्छे से रट लो, समझ लो। ये बोलता है साहब कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे तो आप डेबिट कर दो, यानी कि जो वस्तु आपके व्यापार में आ रही है उसको क्या करो? डेबिट। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करो? क्रेडिट। अभी आपके एंट्री में काम आएंगे ये, तो इसको आप ध्यान रखना। तीसरा हमारा खाता होता है अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये खाते किससे संबंधित होते हैं? देखो वे खाते जो व्यापार की आय व्यय एवं लाभ हानि से संबंधित होते हैं अवास्तविक खाते कहलाते हैं और इन्हें नाममात्र के खाते भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल वेतन खाता, कार्यालय व्यय खाता, बीमा प्रीमियम खाता, मजदूरी खाता, गाड़ी भाड़ा खाता, स्टेशनरी खाता, किराया खाता, कमीशन खाता, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास खाता इत्यादि। और जर्नल में लेखा करने का नियम क्या है? जर्नल में लेखा करने का नियम है कि साहब समस्त व्यय और हानियों को तो डेबिट कर दो और समस्त आय और जो लाभ होते हैं उनको कर दो क्रेडिट। अब इस आधार पर अब आराम से अब आप एंट्री कर सकते हो। जब मैं आपको 2 एग्जांपल इसमें मैंने लिए भी हैं, बड़े कई सारे मैंने लेन देन ले रखे हैं, उसके आधार पर हम प्रॉपर जर्नल तैयार करेंगे, उसमें आपके एक एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हमने ये पढ़ लिया कि जर्नल में जो 3 प्रकार के खाते होते हैं वो हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवास्तविक खाते। इनके जर्नल में लेखा करने के नियम क्या क्या हैं वो हमने तीनों पढ़ लिए। अब देखो कुछ विशेष प्रकार के खाते भी हैं जिनके बारे में हमारी कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। जब हम इनकी जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद में फिर हम करेंगे सीधा जर्नल में एंट्रियाँ। देखो कुछ विशेष प्रकार के खातों में सबसे पहला आता है पूंजी खाता।
सबसे पहला क्या आता है, पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट्स। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखो पूंजी क्या होती है, पूंजी देखो क्या होती है, जब बिजनेस का जो स्वामी होता है, बिजनेस का जो मालिक होता है, जब व्यापार प्रारंभ करते समय जब बिजनेस के अंदर वो कोई भी संपत्ति या फिर नकद या फिर माल लेके आता है खुद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल यानी कि पूंजी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो व्यापार का स्वामी होता है वो व्यापार प्रारंभ करते समय जो चीज़ लेके आता है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। यानी कि वो व्यवसाय के बीच में भी अगर कोई चीज़ लेके आ गया है, जैसे मान लो संपत्ति, नकद लाभ, संपत्ति, नकद या माल, तीनों में से कोई भी चीज़ लेके आ गया, तो भी उस टाइम पे वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो व्यापार के स्वामी के द्वारा व्यापार प्रारंभ करते समय जो नकद, संपत्ति या फिर माल व्यापार में लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वामी की पूंजी कहते हैं। और यह जो खाता होता है, जो पूंजीगत खाता होता है, ये व्यक्तिगत खाता है साहब। कौन सा खाता, व्यक्तिगत खाता। जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि प्रतिनिधि खाते कौन से होते हैं, तो ये है वो कैपिटल अकाउंट, प्रतिनिधि अकाउंट्स, ठीक है। और प्रतिनिधि जो खाता होता है वो व्यक्तिगत खाते की श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स क्या है, व्यक्तिगत खाता। लेखाशास्त्र की पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी, व्यापार का उसके स्वामी से पृथक अस्तित्व माना गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि लेखाशास्त्र के कई सारे कंसेप्ट है, जिसमें एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा जिसका नाम है लेखाशास्त्र की पृथक अस्तित्व की अवधारणा। वो ये बोलती है कि साहब जो बिजनेस का जो स्वामी होता है उसकी लाइफ तो 70, 80, 90 साल तक होती है, लेकिन जो बिजनेस की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलती है। इसलिए जो दोनों का अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग अलग है साहब, है ना। यानी कि व्यवसाय का स्वामी अलग है और व्यवसाय अलग है। ये कौन बताता है हमारे को, लेखाशास्त्र की पृथक अस्तित्व की अवधारणाएं। तो इसी संकल्पना के आधार पर व्यवसाय की पुस्तकों में हम क्या करते हैं कि स्वामी का अलग से पूंजी खाता खोलते हैं साहब। और ये जो पूंजी खाता होता है ये क्या होता है, व्यापार का दायित्व माना जाता है। व्यापार का दायित्व माना ही जाएगा जब आप व्यापार के स्वामी को व्यापार से अलग मान रहे हो, तो फिर ये जो व्यापार का स्वामी जो कैपिटल लगाएगा, जो पूंजी खाता बनेगा, उसको हम व्यापार का दायित्व ही मानेंगे फिर, ठीक। दूसरा है आहरण खाता यानी कि ड्राइविंग्स अकाउंट्स। देखो व्यापार के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से जो नकद, संपत्ति या फिर माल निकालता है उसे आहरण कहते हैं, ठीक है। इसके लिए लेखा पुस्तकों में अलग से आहरण खाता खोला जाता है। यानी कि अगर व्यवसाय का स्वामी अगर व्यवसाय के अंदर कोई भी संपत्ति, नकद या माल अगर वो लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। और उसके द्वारा जो भी उसने नकद, संपत्ति या माल जो लगाया है उसमें से अगर वो वापस अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए वो निकाल लेता है तो उसको हम बोलते हैं आहरण यानी कि ड्राइविंग्स, ठीक है। और इसके लिए लेखा पुस्तकों में अलग से आहरण खाता खोला जाता है। और आहरण खाता भी क्या है, एक तरह से व्यक्तिगत खाता है। तीसरा है माल खाता। माल खाता क्या होता है, देखो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उस वस्तु को माल कहा जाता है। देखो जो भी व्यापारी है वो जिस वस्तु का व्यापार कर रहा है, यानी कि जो वस्तु वो खरीद रहा है, बेच रहा है, उसमें जो लेन देन कर रहा है वो क्या है, माल। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे कोई मोबाइल बेचने वाली कंपनी है, वो अगर मोबाइल बेच रही है, खरीद रही है, तो उसके लिए माल क्या है, मोबाइल। यदि वो मान लो बीच बीच में अगर फ्रीज वगैरह मंगवा लेती है, पानी की बोतल मंगवा लेती है, तो वो बेटा उसके लिए माल नहीं है। क्योंकि जो बार बार में जो क्रय विक्रय करते हैं ना जो भी चीज़ को, उसको हम बोलते हैं माल। यानी कि जो बिजनेसमैन होता है वो कौन सी चीज़ बार बार क्रय विक्रय कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, माल। इसमें उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया जाता है। यानी कि इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा जिनको व्यापारी ने इसलिए खरीदा ताकि वो उनको बेच सके, उसको हम क्या बोलते हैं, माल। अब जो ये माल खाता होता है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 भागों में बांटा गया। माल खाते को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन कौन से हैं, ये इस प्रकार से दे रखे हैं। जैसे क्रय खाता, दूसरा विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, स्टॉक खाता। देखो अगर आपने माल खरीदा यानी कि क्रय किया तो आप उसके एंट्री करोगे क्रय खाते के अंतर्गत। यदि माल बेचा तो उसके एंट्री करोगे विक्रय खाते के अंतर्गत। और ख़रीदा गया माल अगर आप वापस लौटाते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रय वापसी, उसकी एंट्री करते हैं हम क्रय वापसी खाते में। और आपके द्वारा बेचा गया माल अगर यदि आपके पास वापस आता है तो उसके आप एंट्री करोगे विक्रय वापसी खाते में। और आपके बिजनेस के अंदर जो आपके पास माल पड़ा हुआ उसका स्टॉक कितना है उसका जो आप लेखा करोगे वो कहाँ करोगे, स्टॉक खाते के अंदर, यानी कि स्टॉक अकाउंट के अंतर्गत। चौथा हमारा मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट है डूबत ऋण। डूबत ऋण, देखो मैं इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, सीधा आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि डूबत ऋण क्या चीज़ है। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखो डूबत ऋण क्या होता है, मान के चलिए कि आपने 10,000 रुपये का माल बेचा। आपने 10,000 रुपये का माल बेचा।
अब 10,000 का माल जो बेचा उसमें से हो सकता है कि आपको 8,000 रुपये साथ के साथ प्राप्त हो जाए। तो 8,000 रुपये जो आपको प्राप्त हुए उसकी आपने एंट्री क्या कर ली, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, यानी कि आपको 8,000 तो मिल गए, और डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,000, ये अभी आपको मिले नहीं, यानी कि 2,000 का माल आपने बेच दिया, 8,000 आपको प्राप्त हो गए और 2,000 अभी आपको मिले नहीं है, तो आपने डेटर्स को 2,000 से अभी डेबिट कर रखा है। यानी कि डेटर्स क्या है, डेटर्स जो अकाउंट होता है वो हमारी संपत्ति माना जाता है, और संपत्ति खाते का शेष हमेशा डेबिट रहता है, इसलिए यहाँ पर आपने डेटर्स को 2,000 रुपये से डेबिट कर रखा है। ठीक, और फिर हमने क्या किया, टू सेल्स अकाउंट 10,000, यानी कि आपने 10,000 का माल बेचा और उसमें से आपको 8,000 मिल गए नकद और 2,000 अभी डेटर्स ने आपको दिए नहीं है। ये एंट्री हम अभी सीखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से दिखा रहा हूँ, सिर्फ आप इतना लोड मत लेना। अब जो आपने 10,000 का जो माल बेचा उसमें से 8,000 तो आपको प्राप्त हो गए, लेकिन जो 2,000 रुपये हैं वो आपको अभी प्राप्त नहीं हुए, यानी कि अप्राप्त है, यानी कि देनदार ने दिया नहीं है। अब देनदार ने मना कर दिया कि बोले नहीं दूंगा, बोल तेरे जैसे वो कर ले, बोल मैं नहीं दूंगा। अब बताओ अगर देनदार ने मना कर दिया साहब, तो बताओ आपको पैसा डूबा कि नहीं डूबा, आप क्या कर लोगे, उसका डूब गया ना पैसा, तो वो क्या है बेटा आपके लिए घाटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स, यानी कि डूबत ऋण। तो जो पैसा हमारा डूब गया उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण, और डूबत ऋण क्या है, नॉमिनल अकाउंट से नामात्र खाता, ये आपके लिए नुकसान है साहब। ठीक, तो पैसा जब डूबता है उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, डूबने पर क्या एंट्री करते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट 2,000। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो डेटर्स अकाउंट है उसको मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि डेटर्स अब हमारे को पैसा नहीं देगा, उसकी गुंजाइश खत्म हो गई, वो पैसा नहीं देगा, इसलिए मैंने डेटर्स के अकाउंट को बंद कर दिया। मैंने आपको अभी पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि डेटर्स का अकाउंट जो होता है वो हमारा संपत्ति खाता होता है, और संपत्ति जो खाते होते हैं उनका शेष हमेशा डेबिट होता है, यानी कि वो हमेशा डेबिट ही रहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर डेटर्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि मैं उसका खाता बंद कर रहा हूँ साहब, उसका खाता मैं आगे नहीं चलाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर भूल गया कि उसका खाता बंद कर दिया और मैंने मामले को रफा दफा कर दिया कि साहब 2,000 का मुझे लॉस हो गया और उसका मैंने खाता बंद कर दिया, तो मैंने एंट्री कर दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स अकाउंट 2,000। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपने बालाजी महाराज की स्वामणी बोल दी और आपका पैसा, आपको डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। जब आपको डूबा हुआ पैसा वापस मिलता है तो उसको माना जाता है आपकी आय, यानी कि बिजनेस की अर्निंग मानी जाती है, यानी कि बिजनेस का जब डूबा हुआ पैसा वापस उसको मिलता है तो उसको बोलते हैं अर्निंग, यानी कि आय के रूप में वो पैसा मिलता है। और उस टाइम हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी कि हम नया खाता खोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी डूबा हुआ वसूली खाता। डूबा हुआ आपको क्या हुआ, वसूल हो गया, यानी कि डूबा हुआ पैसा आपको वसूल हो गया। तो डूबा हुआ पैसा जब बिजनेस को वापस मिलता है तो वो अर्निंग मानी जाती है, और उसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब देखो हमारा पैसा डूबा हुआ 2,000 था, तो 2,000 का 2,000 मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,000। तो ये होता है बैड डेब्ट्स, यानी कि डूबत ऋण। ये देखो अब हम PDF फॉर्मेट के साथ पढ़ते हैं। देखो डूबत ऋण क्या होता है, प्राप्त नहीं होने वाली राशि को असौदे या फिर डूबत ऋण कहते हैं, और ये व्यापार के लिए हानि है। ठीक, इसे डूबत ऋण खाते में नाम मात्र के खाते के रूप में डेबिट करते हैं और देनदार खाते में क्रेडिट किया जाता है। यानी कि हमने खाता बंद कर दिया, आपने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कर दिया, आपको पैसा नहीं मिला तो आपने उस खाते को बंद कर दिया, देनदारी खाते को, और आपने डूबत ऋण खाते के नाम से आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट डूबत ऋण खाते के नाम से आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यदि इस डूबत राशि का कुछ अंश बाद में प्राप्त हो जाए तो यह व्यापार का लाभ होगा, और इस प्राप्त राशि को वसूल हुआ असौदे ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कहते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि डूबत ऋण की राशि प्राप्त होने पर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, देनदार का खाता नहीं। देनदार का खाता क्रेडिट नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि देनदार का जो खाता होता है वो राशि डूबने पर बंद हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट किसको किया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये हम एंट्रियाँ सीखेंगे प्रॉपर, बिल्कुल जर्नल के अंदर सीखेंगे। आप मस्त रहो, अगर आपके थोड़ी जितनी समझ में आ रही है उतनी समझ लो, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा जब हम अगले वीडियो में एंट्री करना सीखेंगे। अब पाँचवा साहब डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। देखो डिस्काउंट के बारे में आप सभी जानते हो कि डिस्काउंट तो काफ़ी फेमस चीज़ है। आपने भी कभी डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया होगा, कभी कोर्स लिया होगा, आप कपड़े लेने जाते होगे तो वहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। ये 1,000 रुपये का माल है साहब 500 रुपये में ले लो, 1,000 का माल 500 में ले जाओ तो आपको 50% डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट चीज़ है। देखो डिस्काउंट यानी कि बट्टा 2 प्रकार का होता है। बट्टा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा।
अब इसको भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा अच्छे तरीके से। देखो साहब, जो बट्टा होता है वो दो प्रकार का होता है। बट्टा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यानी कि व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा। अब व्यापारिक बट्टा क्या होता है? यानी कि आप जो वस्तु की जो प्राइस है उसके ऊपर आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो कि साहब ये हमारा जो वस्तु है वो 10,000 रुपये की है और इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 60%। कितना? 60%। तो आप जब आप 10,000 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000। तो फिर वो उस वस्तु की कीमत कितनी बची है? अब 4,000। यानी कि आप 10,000 की वस्तु को 4,000 में दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 60% डिस्काउंट आप उस पर दे रहे हो, इसलिए आप 10,000 की वस्तु को 4,000 में बेच रहे हो। तो ये जो 60% है ये क्या आपका व्यापारिक डिस्काउंट। और व्यापारिक डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आपका माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और इसका जो ये व्यापारिक जो डिस्काउंट है, जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसका हम अलग से जो हमारी पुस्तकें होती है, जर्नल होती है, उसके अंदर हम कोई लेखा नहीं करते। ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब दूसरा बट्टा होता है नकद बट्टा, यानी कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देखो क्या होता है। देखो कैश डिस्काउंट यदि आपको मिल रहा है तो आपके लिए क्या है? वो आय। यानी कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके लिए आय है। और अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, किसी को ऑफर दे रहे हो, तो आपके लिए क्या है? घाटा, यानी कि हानि है। देखो, जब आप डिस्काउंट यानी कि कैश डिस्काउंट जब आप ले रहे हो तो ये आपके लिए क्या है? आय है। तो इसमें आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपका कोई लेनदार है, वो आपसे 10,000 रुपये लेगा। कितना? 10,000 रुपये। लेकिन आपके लेनदार ने ये बोला कि आप ऐसा करो, आप तो मुझे 8,000 रुपये दे दो, 2,000 की मैं आपको छूट दे रहा हूँ, लेकिन पैसा आज दो। यानी कि उसको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए और वो आपको जल्दी से जल्दी पैसा लेने के चक्कर में आपको 2,000 का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक, तो आपको 2,000 का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, जब आपको डिस्काउंट मिलता है, जब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए फ़ायदा है। और इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? एंट्री करेंगे हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 8,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 2,000। यानी कि आप क्रेडिटर्स के खाते को बंद कर रहे हो, क्योंकि वो आपका लेनदार है 10,000 रुपये से, तो आप 10,000 रुपये से उसका खाता बंद करोगे। और आपने 10,000 में से कितने दे दिए? उसको 8। और जो 2,000 रुपये बचे वो क्या मिल गया आपको? डिस्काउंट। और डिस्काउंट यहाँ पर मैंने क्रेडिट किया। और यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपके लिए क्या है? आय है। और जो आय होती है वो हमने अभी पढ़ा जर्नल के नियम के अनुसार कि जो भी आय और लाभ होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। अब ये जब आप डिस्काउंट किसी को दे रहे हो, आप किसी को ऑफ़र दे रहे हो, यानी कि मान के चलिए कि आपका कोई देनदार है, यानी कि जो आपको पैसा देगा, आप उससे पैसा मांग रहे हो कि भाई मेरे पैसे दे दे 10,000। वो उसने मना कर दिया कि मैं कल नहीं परसों दूंगा, राखी के बाद दूंगा, दिवाली के बाद दूंगा, और आपको वो पैसा 10,000 रुपये नहीं दे रहा। अब आपने कह दिया उसको, चल ठीक है यार, तो 8,000 दे दे और आज दे दे, 2,000 में तेरे को छोड़ता हूँ। ठीक, तेरे को कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 8,000 दे दे। तो आपने जो 2,000 का उसको कैश डिस्काउंट दिया वो आपके लिए घाटा है। इसलिए घाटा होने के कारण हम यहाँ पर कैश जो डिस्काउंट अकाउंट होता है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 2,000 से। यानी कि आपको कैश नकद कितना मिला? 8,000। तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 8,000 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। अभी यहाँ पर आपने डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपके लिए ये हानि है, आपके लिए घाटा है। इसलिए जो भी हानि और जो व्यय होता है उसको हम डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट को क्या किया? डेबिट। कितने रुपए से? 2,000 रुपये से, क्योंकि 2,000 रुपये का आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। और फिर आपने जो आपका देनदार है उसका खाता बंद कर दिया टू डेटर्स अकाउंट करके। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। तो हमने अभी जो डिस्काउंट पढ़ा है वो डायग्रामेटिक रूप से, वो हम PDF के रूप में भी देख लेते हैं। PDF क्या बोलती है इस डिस्काउंट के बारे में। देखो, डिस्काउंट यानी कि बट्टा दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब विक्रेता द्वारा अपने ग्राहक को माल की मूल्य सूची पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से बट्टा दिया जाता है तो उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यानी कि जो विक्रेता होता है वो अपने जो ग्राहक होता है उनको ये कहता है कि ये माल की इतनी कीमत है और इस पर हम इतना % आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और आप बचे हुए पैसे में माल ले जा सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक बट्टा, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। ये जो व्यापारिक बट्टा होता है इसकी अलग से कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं की जाती। इसका आप खास ध्यान रखना कि जो व्यापारिक बट्टा होता है उसकी अलग से कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाती। और इस प्रकार के बट्टे की जो राशि होती है उसको बीजक या फिर कैश मेमो में से ही माल के वास्तविक मूल्य में से कम कर दिया जाता है। और इस बट्टे का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? माल की बिक्री को बढ़ाना, यानी कि अपनी जो सेल्स है उसको क्या करना? ग्रोथ करना। ठीक है, इसका मेन मोटिव है। और अगला जो है वो है कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट क्या बोलता है साहब? इसका मेन उद्देश्य क्या है? जल्द भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और यह जो खाता है ये क्या है, नाम मात्र का खाता है। यानी कि आप किसी को कैश डिस्काउंट दे रहे हो, कोई आप किसी से मान लो आपका कोई देनदार है, वो 10,000 रुपये आपको देता और आप जल्दी से जल्दी उससे पैसा लेना चाहते हो, तो आप उसको ये बोल देंगे कि साहब आप 10,000 की जगह आप 8,000 दे दीजिए, आप उसको 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो वो जो 2,000 का जो डिस्काउंट वो आपके लिए क्या है आपके लिए नाम मात्र का खाता। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हानि है, और हानि क्या होता है? नाम मात्र का खाता। जब नकद बट्टा प्राप्त किया जाता है तो इसे आय के रूप में क्रेडिट किया जाता है, और जब देनदारों को यह बट्टा दिया जाता है तो इसे हानि के रूप में डेबिट किया जाता है। ये मैंने आपको एंट्री के माध्यम से अभी समझा दिया। और इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो साहब, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यानी कि जो व्यापारिक बट्टा होता है, उसका अर्थ क्या होता है? यह बट्टा माल के विक्रय के समय मूल्य सूची पर निश्चित प्रतिशत से दिया जाता है। वहीं मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो यह बट्टा भुगतान के समय दिया जाता है। जो व्यापारिक बट्टा होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? बिक्री को बढ़ाना। और जो कैश डिस्काउंट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शीघ्र भुगतान प्राप्त करना, ठीक। यानी कि अगर आप किसी को ज़्यादा लालच दोगे उसको डिस्काउंट देके, तो आपको वो जल्दी पैसा दे देगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? कैश डिस्काउंट का जल्दी से जल्दी भुगतान प्राप्त करना। और जनरल प्रविष्टि की मैं बात करूं तो व्यापारिक जो बट्टा होता है इसका जो लेखा होता है वो पुस्तकों में नहीं किया जाता, जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है, जो नकद बट्टा होता है, इसका जो लेखा होता है वो पुस्तकों में हानि या लाभ के रूप में किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो हानि के रूप में आप लेखा कर दोगे, और अगर आपको कहीं से कोई डिस्काउंट मिल रहा है कैश के अंदर तो आप फिर ये आपके लिए लाभ है, और लाभ के रूप में आप इसका लेखा कर लोगे। तो ये आपका डिस्काउंट भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स के बारे में, कि सेल्स टैक्स क्या होता है। देखो, लास्ट का हमारा जो स्पेशल अकाउंट है वो है सेल्स टैक्स अकाउंट, यानी कि बिक्री कर खाता। देखो, आप सभी जानते हो दुकान के ऊपर जब आप जाते हो तो आप माल लेने जाते हो। आप सभी जानते हो जब आप दुकान पे जाते हो तो कोई ना कोई चीज़ लेने जाते होंगे। मान के चलिए कि आपने 20 रुपये का कोई बिस्किट लिया। कितने रुपए का? 20 रुपये का। अब उसकी देखो उसमें क्या होता है कि 20 रुपये के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट उसमें जोड़ के रखती है सेल्स टैक्स यानी कि बिक्री कर। वो मान के चलिए वो कितना है? 2 रुपया। और जो 18 रुपये है वो क्या है? विक्रय राशि। कितनी है? विक्रय राशि। यानी कि सरकार ने ये बोला दुकानदार को कि साहब जो आपका ये माल है इसको आप, ये 18 रुपये का माल है, ठीक है, और इस पर मैं टैक्स भी वसूलूँगा। कितना? 2 रुपया। तो ये कितने का हो गया टोटल माल? 20 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गई मान लो सरकार, ये हो गया व्यापारी, और ये हो गया कोई कस्टमर, ठीक। अब अल्टीमेट जो पेमेंट कौन कर रहा है? कस्टमर। कस्टमर ने कितने रुपए का पेमेंट किया? 20 रुपये का। अब 20 रुपये में से 18 रुपये तो ये व्यापारी रख लेगा, और जो 2 रुपये जो यानी कि 20 के 20 तो इस व्यापारी के पास आएंगे। व्यापारी के पास कितने रुपए आएंगे? 20 में से 18 रुपये तो ये रख लेगा, और बचे हुए 2 रुपये किसको देगा? गवर्नमेंट को। लेकिन जो ये 2 + 18 यानी कि जो 20 रुपये हैं ये किससे वसूले हैं? कस्टमर से। किससे वसूले हैं? कस्टमर से। तो कस्टमर ने व्यापारी को कितने दिए? 20 रुपये। 18 रुपये तो उसकी जो विक्रय राशि है वो दी, और 2 रुपये क्या दिया? उसने टैक्स दिया। अब ये व्यापारी के पास जो टैक्स जमा पड़ा है, जो टैक्स पड़ा है व्यापारी के पास जो कि गवर्नमेंट को देगा, तो ये व्यापारी का दायित्व है साहब। जब तक ये टैक्स व्यापारी के पास पड़ा रहेगा तब तक व्यापारी का दायित्व माना जाएगा, और इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएगा कौन? व्यापारी। देखो, जब व्यापारी अपने ग्राहकों से माल के विक्रय के समय विक्रय राशि के अतिरिक्त बिक्री कर की राशि भी वसूल करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स। और बिक्री कर के रूप में प्राप्त की गई राशि व्यापार का दायित्व है। क्यों? क्योंकि ग्राहकों से प्राप्त बिक्री कर की राशि व्यापारी द्वारा सरकारी कोष में जमा करानी पड़ती है। जब तक यह राशि सरकारी कोष में जमा नहीं कराई जाती तब तक इसे व्यापार के दायित्व के रूप में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्योंकि दायित्व साहब वो गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की राशि है वो खुद व्यापारी कैसे रख लेगा? तो वो उसके दायित्व के रूप में मानी जाएगी, और वो जब तक गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएगा तब तक वो जो सेल्स टैक्स की जो राशि है वो व्यापारी के दायित्व के रूप में मानी जाएगी, और वो व्यापारी का जो चिट्ठा बनेगा उसके दायित्व पक्ष में दिखाई जाएगी। कब तक? जब तक वो अपने पास रखेगा।
और जैसे ही वो गवर्नमेंट को पे कर देगा तो वहाँ से वो उसको हटा देगा। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर पढ़ा आज, और आज इसको यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद में अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बचा, केवल 2 एग्जाम्पल हम लेंगे। 2 एग्जाम्पल के बेस पे, यानी कि जो भी लेन देन होते हैं कई प्रकार के, उनके आधार पर हम जर्नल के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। और अगला वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में आपकी हमेशा ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी कि एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद में सहायक भैया भी आप तैयार करने लग जाओगे। उसके बाद में फिर आप खाता बही में खतौनी कर लोगे। यानी कि आने वाले जो चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।